कहते हैं किसी इंसान की सबसे बड़ी कमाई उसके बैंक खाते में जमा धन नहीं होती, बल्कि वह विश्वास होता है जो लोग उसकी अनुपस्थिति में भी उसके नाम पर करते हैं। लेकिन समय का सबसे कठोर सत्य यह है कि जब स्वार्थ रिश्तों पर हावी होने लगता है, तब वर्षों का सम्मान भी कुछ ही दिनों में बोझ बन जाता है। यह कहानी ऐसे ही एक पिता की है जिसने पूरी जिंदगी ईमानदारी की राह पर चलकर न जाने कितने लोगों की जिंदगी आसान बनाई, लेकिन अपने ही घर में सम्मान की दो बातें सुनने को तरस गया। शहर के पुराने लेकिन विकसित इलाके में एक 2 मंजिला मकान था, सक्सेना सदन। बाहर से देखने पर वह किसी सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार का घर लगता था, लेकिन उस घर की असली पहचान उसकी दीवारें नहीं, बल्कि वहां रहने वाले हरिनारायण सक्सेना थे। लगभग 75 वर्ष के हरिनारायण जी भारतीय रेलवे में पार्सल सुपरवाइजर के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। पूरे सेवाकाल में उनके नाम पर न कभी रिश्वत लेने का आरोप लगा, न किसी यात्री की शिकायत दर्ज हुई। कई बार उन्हें बड़े बड़े ठेकेदारों ने लाखों रुपए का लालच दिया, लेकिन उन्होंने हमेशा एक ही बात कही, जिस पैसे को छुपा कर रखना पड़े वह कभी सुख नहीं देता। यही कारण था कि रेलवे के पुराने कर्मचारी आज भी उनका नाम आदर से लेते थे। सेवानिवृत्ति के बाद उनकी दुनिया बहुत छोटी रह गई थी। हर महीने मिलने वाली पेंशन से घर के कुछ खर्च पूरे हो जाते थे। अपनी ज़रूरतें उन्होंने वर्षों पहले ही सीमित कर ली थी। सुबह की चाय, अखबार, कुछ पुरानी किताबें और बरामदे में रखी लकड़ी की आराम कुर्सी, बस यही उनकी दिनचर्या थी। उनकी पत्नी सरोज का कुछ वर्ष पहले देहांत हो चुका था। तब से उन्होंने अपने दोनों बेटों को ही अपनी दुनिया मान लिया था। उन्हें विश्वास था कि जिस प्रेम और संस्कार से उन्होंने अपने बच्चों को बड़ा किया है, वही उनके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम था कि समय के साथ बच्चों की प्राथमिकताएं बदल चुकी थी। बड़ा बेटा आरव एक सफल रियल एस्टेट कारोबारी था। उसकी नज़र में सफलता का अर्थ केवल पैसा था। वह अक्सर अपने दोस्तों के सामने कहता, आज की दुनिया में ईमानदारी से नहीं, अवसर पहचानने से लोग अमीर बनते हैं। उसे हमेशा लगता था कि उसके पिता ने जीवन भर ईमानदारी निभाकर परिवार का भविष्य छोटा कर दिया। जब भी किसी उद्योगपति, नेता या बड़े कारोबारी की चर्चा होती, वह व्यंग से मुस्कुरा देता और ऊंची आवाज में कहता, अगर पिताजी भी थोड़ा व्यवहारिक होते तो आज हमारे पास कई फ्लैट, फार्म हाउस और करोड़ों की संपत्ति होती। हर बार हरिनारायण जी यह सुनते हल्की सी मुस्कान के साथ चुप हो जाते। शायद उन्हें उम्मीद थी कि एक दिन उनका बेटा धन और सम्मान का अंतर समझ जाएगा। छोटा बेटा करण एक निजी बैंक में नौकरी करता था। उसका स्वभाव पिता की तरह शांत था, लेकिन उसमें एक बड़ी कमी थी। वह सच जानते हुए भी उसका साथ देने का साहस नहीं जुटा पाता था। जब भी आरव पिता का अपमान करता, करण की आंखें झुक जाती। वह विरोध करना चाहता था, पर बड़े भाई के डर और घर के तनाव से बचने के लिए मौन रह जाता। यह मौन धीरे धीरे उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बन चुका था। इस पूरे घर में यदि कोई हरिनारायण जी को सचमुच समझता था तो वह थी छोटी बहू सिया। एक सरकारी विद्यालय में अध्यापिका सिया का पालन पोषण ऐसे परिवार में हुआ था जहां बच्चों को सबसे पहले यही सिखाया जाता था कि जिस घर में बुजुर्ग मुस्कुराते हैं वहां भगवान बिना बुलाए आ जाते हैं। शादी के बाद उसने हरिनारायण जी में केवल अपनी ससुर नहीं, बल्कि अपने पिता की छवि देखी। हर शाम स्कूल से लौटकर वह सबसे पहले उनके कमरे में जाती, उनके लिए चाय बनाती और कुछ देर उनके पास बैठ जाती। कभी वे रेलवे की कोई रोचक घटना सुनाते, कभी जीवन के अनुभव साझा करते। सिया ध्यान से सुनती, क्योंकि उसे लगता था कि किताबों में जितना ज्ञान नहीं है, उससे कहीं अधिक जीवन की सच्चाई बुजुर्गों के अनुभव में छिपी होती है।
लेकिन घर का वातावरण धीरे धीरे बदलने लगा था। पहले जहाँ भोजन की मेज़ पर सब साथ बैठते थे, अब हर किसी के पास अपने अपने बहाने थे। आरव मोबाइल पर बिजनेस कॉल में व्यस्त रहता, करण जल्दी उठ जाता और बड़ी बहू अपने कमरे में खाना मंगवा लेती। हरि नारायण जी की कुर्सी अब भी वहीं रहती, लेकिन उससे बातचीत करने वाला कोई नहीं बचा था। एक दिन जब उन्होंने सहज भाव से कहा, बेटा आज साथ बैठकर खाना खा लेते हैं, तो आरव ने बिना उनकी ओर देखे जवाब दिया, पापा हमारे पास आपकी तरह समय नहीं है, बिजनेस भावनाओं से नहीं चलता। यह वाक्य सुनकर हरि नारायण जी कुछ क्षण मौन रहे। उन्होंने सिर झुका लिया और चुपचाप अपनी थाली उठा ली। उस रात बरामदे में बैठे हरि नारायण जी दूर आसमान की ओर देख रहे थे। सिया उनके पास आई तो उसने पहली बार उनकी आंखों में वह उदासी देखी जिसे कोई शब्द बयान नहीं कर सकता था। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, बेटी इंसान बूढ़ा शरीर से नहीं होता, वह तब बूढ़ा होता है जब उसके अपने लोग उसे सुनना बंद कर देते हैं। सिया ने कुछ नहीं कहा, उसने केवल उनके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। शायद उस स्पर्श में ही वह सम्मान था जिसकी हरिनारायण जी को सबसे अधिक आवश्यकता थी। उन्हें क्या पता था कि यह उपेक्षा केवल शुरुआत थी। आने वाले दिनों में एक ऐसी घटना होने वाली थी जो इस परिवार के रिश्तों की असली परीक्षा होगी, और उसी परीक्षा की शुरुआत एक पुरानी साधारण सी चाबी से होगी जिसका इस घर में कोई ताला नहीं था। समय का अपना एक अजीब स्वभाव होता है। जब तक वह हमारे साथ चलता है हमें उसकी कीमत का एहसास नहीं होता, लेकिन जब वही समय धीरे धीरे हाथों से फिसलने लगता है तब हर पल अनमोल लगने लगता है। हरिनारायण जी के जीवन में भी अब वही समय आ चुका था। पिछले कुछ महीनों से उनका स्वास्थ्य लगातार गिर रहा था। पहले तो उन्होंने इसे सामान्य बुढ़ापा समझकर नज़रअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे उनका शरीर जवाब देने लगा। सांस छोटी छोटी चलने लगी, पैरों में पहले जैसी ताकत नहीं रही और चेहरे की चमक अब एक गहरी थकान में बदल चुकी थी। डॉक्टर ने जांच के बाद परिवार को साफ शब्दों में कहा था, इनकी उम्र और स्थिति को देखते हुए अब दवाइयों से ज़्यादा इन्हें अपने लोगों के साथ की ज़रूरत है। जो समय इनके पास है उसे प्रेम और सम्मान के साथ बिताइए। लेकिन यह सलाह भी घर की दीवारों से टकरा कर रह गई। आरव के पास नए प्रोजेक्ट्स की मीटिंग थी, करण अपनी नौकरी में व्यस्त था और घर में हर कोई अपनी अपनी दुनिया में उलझा हुआ था। जिस व्यक्ति ने पूरी जिंदगी दूसरों की राह आसान बनाई थी वह अब अपने ही घर में एक कमरे तक सीमित होकर रह गया था। सिर्फ सिया का व्यवहार नहीं बदला था, वह रोज़ की तरह समय पर दवाइयाँ देती, उनका भोजन बनाती, रात में कई बार उठकर उनकी तबीयत देखती और घंटों उनके पास बैठकर बातें करती ताकि उन्हें अकेलापन महसूस न हो। कभी वह पुरानी यादें सुनती, कभी उनकी पसंद की किताब पढ़कर सुनाती। हरि नारायण जी अक्सर उसे देखकर मुस्कुरा देते और कहते, बेटी इंसान की असली पहचान इस बात से नहीं होती कि वह अच्छे दिनों में कितना साथ देता है, बल्कि इस बात से होती है कि बुरे समय में किसके पास बैठा रहता है। सिया हर बार उनकी बात सुनकर चुप हो जाती क्योंकि उसे लगता था कि उनके हर शब्द में कोई गहरी सीख छिपी थी। एक रात उनकी तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। बाहर तेज़ बारिश हो रही थी, बादलों की गड़गड़ाहट पूरे आसमान में गूंज रही थी, बिजली बार बार चमकती और कमरे की दीवारों पर अजीब सी परछाइयाँ बन जाती। डॉक्टर को बुलाया गया। उन्होंने हरिनारायण जी की नब्ज देखी, कुछ देर चुप रहे, फिर धीमे स्वर में कहा, अब जो कहना है, जो सुनना है, देर मत कीजिए। यह सुनते ही कमरे में एक अजीब सी खामोशी फैल गई। आरव कुछ देर खड़ा रहा, फिर यह कहकर बाहर चला गया कि सुबह उसकी एक महत्वपूर्ण मीटिंग है। करण की आंखों में चिंता तो थी, लेकिन वह भी असहाय सा दरवाजे के पास खड़ा रह गया। कमरे में केवल सिया उनके सिरहाने बैठी थी। आधी रात के बाद हरिनारायण जी ने
धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उन्होंने कांपते हुए हाथ से सिया को पास आने का इशारा किया। उनकी सांसें भारी थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे वे किसी अधूरी जिम्मेदारी को पूरा करना चाहते हों। सिया तुरंत उनके करीब झुक गई। हरिनारायण जी ने बड़ी मुश्किल से अपने कुर्ते की अंदरूनी जेब में हाथ डाला। उनकी उंगलियां कांप रही थी। कुछ क्षणों की कोशिश के बाद उन्होंने एक छोटी सी पुरानी पीतल की चाबी बाहर निकाली। चाबी समय की मार से काली पड़ चुकी थी। उस पर जंग की हल्की परत थी और ऊपर बेहद महीन अक्षरों में एक नंबर उकेरा हुआ था, जो बिना ध्यान से देखे पढ़ा भी नहीं जा सकता था। देखने में वह इतनी साधारण थी कि कोई भी उसे किसी पुरानी ताली की बेकार चाबी समझकर फेंक देता। उन्होंने उस चाबी को अपनी हथेली पर कुछ क्षणों तक देखा। उनकी आंखों में नमी उतर आई। ऐसा लग रहा था मानो उस छोटे से धातु के टुकड़े से उनकी पूरी जिंदगी की कोई अनकही कहानी जुड़ी हो। फिर उन्होंने धीरे से सिया का हाथ अपने हाथों में लिया और वह चाबी उसकी हथेली पर रख दी। उनकी पकड़ बहुत कमजोर थी, लेकिन उस स्पर्श में वर्षों का विश्वास समाया हुआ था। वे कुछ पल तक सिया की आंखों में देखते रहे, जैसे यह परख रहे हों कि वह उनके शब्दों का भार उठा पाएगी या नहीं। बहुत कठिनाई से उनके होठ हिले। टूटी हुई सांसों के बीच उन्होंने धीमे लेकिन स्पष्ट शब्दों में कहा, सिया, इस चाबी का ताला इस घर में नहीं है। सिया ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। वह कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन उन्होंने फिर धीरे से कहा, सही समय आने तक इसे किसी को मत देना। चाहे कोई कुछ भी कहे, इसे संभाल कर रखना और याद रखना, हर बंद दरवाजा धन तक नहीं ले जाता। कुछ दरवाजे इंसान को उसके अपने सच तक भी पहुंचा देते हैं। इतना कहकर उनकी आवाज रुक गई। उन्होंने एक गहरी सांस ली। उनकी उंगलियां धीरे धीरे ढीली पड़ने लगी। चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभरी, जैसे वर्षों से मन पर रखा कोई बोझ उतर गया हो। अगले ही क्षण उनका हाथ सिया की हथेली से फिसल गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। बाहर बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन उस कमरे के भीतर समय जैसे ठहर चुका था। सिया ने कांपते हाथों से उनकी हथेली पकड़ ली, पर वह स्पर्श अब निश्चल हो चुका था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने चाबी को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि यह केवल पीतल का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि हरिनारायण जी की अंतिम इच्छा, उनका विश्वास और किसी ऐसे रहस्य की शुरुआत थी जिसका अर्थ अभी किसी को समझ में नहीं आया था। उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि आने वाले दिनों में यही साधारण सी दिखने वाली चाबी पूरे परिवार की सोच, रिश्तों और भाग्य को हमेशा के लिए बदल देने वाली है। हरिनारायण जी के निधन के बाद सक्सेना सदन में शोक का वातावरण तो था, लेकिन उस शोक में सच्चे दुख से अधिक एक अनकही बेचैनी खुली हुई थी। पड़ोसी, रिश्तेदार और पुराने परिचित लगातार संवेदना व्यक्त करने आ रहे थे। हर कोई उनके ईमानदार जीवन, सादगी और सिद्धांतों की बातें कर रहा था। कोई कहता, आज के समय में हरिनारायण जी जैसे लोग बहुत कम मिलते हैं। कोई उनकी सेवा भावना का उदाहरण देता। लेकिन घर के भीतर एक अलग ही चर्चा चल रही थी। सबकी निगाहें उस पुरानी पीतल की चाबी पर टिक गई थी, जिसे उन्होंने अपनी अंतिम सांसों से ठीक पहले सिया को सौंपा था। किसी को उनके आखिरी शब्दों का अर्थ समझ नहीं आया था, लेकिन एक बात सबके मन में घर कर चुकी थी। इतने साधारण दिखने वाले इंसान ने शायद कहीं कोई बड़ा राज छिपा कर रखा होगा। 13वीं तक पूरे घर का माहौल बदल चुका था। जो लोग हरिनारायण जी के जाने पर आंसू बहा रहे थे, वही लोग अब फुसफुसाकर अंदाजे लगाने लगे थे।
कोई कहता जरूर कोई गुप्त तिजोरी होगी, दूसरा जोड़ देता इतने साल रेलवे में नौकरी की है, कुछ ना कुछ तो बचाकर रखा ही होगा। यहाँ तक कि कुछ रिश्तेदारों ने तो यह भी कहना शुरू कर दिया कि शायद उन्होंने किसी पुराने बैंक में लॉकर लिया होगा और उसी की चाबी सिया को दी है। इन बातों ने आरव के मन में पहले से मौजूद लालच को और भड़का दिया। अब उसे यकीन हो गया था कि उसके पिता ने जीवन भर सबकी नज़रों से छिपाकर कोई बड़ी संपत्ति जमा की है और मरते समय उसका रास्ता केवल सिया को बता गए हैं। अगले ही दिन से पूरे घर में एक अजीब सी खोज शुरू हो गई। सबसे पहले हरिनारायण जी का कमरा खंगाला गया, पुरानी अलमारियां खोली गई, किताबों के पन्ने पलटे गए, संदूक खोले गए, पुराने सूटकेस बाहर निकाले गए। जब वहाँ कुछ नहीं मिला तो आरव ने नौकरों को बुलाकर स्टोर रूम की सफाई के नाम पर हर कोना छान मारा। दीवारों को थपथपाकर देखा गया कि कहीं अंदर कोई तिजोरी तो नहीं बनी। फर्श पर बिछी पुरानी टाइलें तक उखाड़ दी गई। बरामदे की लकड़ी की अलमारी, पूजा घर के पीछे की दीवार, यहाँ तक कि सीढ़ियों के नीचे बने छोटे से स्टोर को भी खाली कर दिया गया। घर का हर ताला उस चाबी से खोलने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार एक ही नतीजा सामने आया, चाबी किसी भी ताले में फिट नहीं बैठती थी। दिन बीतते गए और उत्सुकता धीरे धीरे झुंझलाहट में बदलने लगी। आरव का धैर्य टूटने लगा था। 13वीं से एक दिन पहले उसने पूरे परिवार के सामने गुस्से में वह चाबी मेज पर पटक दी। उसकी आवाज़ पूरे कमरे में गूंज उठी। मरते मरते भी पहेली देकर चले गए। अगर कुछ बताना ही था तो साफ साफ बताते। आखिर इस बेकार चाबी का करेंगे क्या? उसके शब्दों में केवल नाराजगी नहीं, बल्कि उस उम्मीद के टूटने की हताशा थी जिसे उसने स्वयं अपने मन में जन्म दिया था। करण चुपचाप सिर झुकाए बैठा रहा। वह समझ नहीं पा रहा था कि पिता ने ऐसा क्यों किया, लेकिन उसे इतना जरूर महसूस हो रहा था कि बात उतनी साधारण नहीं है जितनी दिखाई दे रही है। 13वीं के दिन भी यही चर्चा पूरे घर में छाई रही। कुछ दूर के रिश्तेदार सिया को घेरकर तरह तरह के सवाल पूछने लगे। एक बुजुर्ग चाचा मुस्कुराकर बोले, बहू, अगर तिजोरी मिल जाए तो हमें भी मिठाई खिलाना मत भूलना। दूसरे ने व्यंग करते हुए कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे ससुर जी ने फिल्मी अंदाज में दरवाजे का राज छिपा दिया हो। देखते ही देखते कमरे में हल्की हल्की हंसी गूंजने लगी। किसी ने चाबी को हाथ में लेकर कहा, लगता है कबाड़ी की दुकान से भी पुरानी होगी। किसी ने मजाक उड़ाते हुए जोड़ दिया, इतनी सेवा की और इनाम में मिली एक जंग लगी चाबी। वह हंसी सिया के कानों में तीर की तरह चुभ रही थी। उसे लगा जैसे लोग हरिनारायण जी की अंतिम निशानी का नहीं, उनके विश्वास का मजाक उड़ा रहे हैं। आरव ने आगे बढ़कर चाबी फिर से अपने हाथ में ली, उसे ध्यान से देखा और तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ बोला, सच कहूं तो पिताजी ने पूरी जिंदगी की तरह आखिरी समय में भी हमें उलझन ही दी। न धन कमाया, न कुछ छोड़कर गए और जाते जाते यह बेकार चाबी पकड़ा गए। यह सुनकर सिया पहली बार भीतर तक कांप उठी। उसने बिना कुछ कहे आरव के हाथ से वह चाबी वापस ले ली। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज बिल्कुल स्थिर थी। उसने धीमे से कहा, जिस व्यक्ति ने पूरी जिंदगी सच और ईमानदारी को कभी बेकार नहीं समझा, वह अपनी आखिरी सांसों में भी कोई बेकार चीज किसी को नहीं सौंप सकते। इस चाबी का अर्थ आज हमें समझ नहीं आ रहा, लेकिन एक दिन जरूर आएगा जब यही चाबी बताएगी कि बाबूजी हमें क्या सौंप कर गए हैं। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। किसी ने उसके शब्दों पर ध्यान नहीं दिया,
सबने इसे एक भावुक बहू की जिद समझकर अनदेखा कर दिया। लेकिन सिया ने उसी क्षण मन ही मन एक संकल्प लिया। उसने उस चाबी को एक साफ रुमाल में लपेटा, अपने अलमारी के सबसे सुरक्षित खाने में रख दिया और उसे माथे से लगाकर धीरे से मुस्कुराई। मैं आपका विश्वास कभी नहीं टूटने दूंगी बाबूजी, चाहे पूरी दुनिया इसे बेकार समझे, मेरे लिए यह आपकी आखिरी अमानत है। उसे क्या पता था कि जिस चाबी का आज पूरा परिवार मजाक उड़ा रहा था, वही कुछ महीनों बाद एक ऐसे रहस्य का द्वार खोलेगी जो न केवल हरिनारायण जी के जीवन का अनकहा सच सामने लाएगा, बल्कि इस परिवार को अपनी ही सोच पर शर्मिंदा होने के लिए मजबूर कर देगा। 13वीं की सभी रस्में समाप्त हो चुकी थी। सुबह से लोगों का आना जाना लगा रहा था, लेकिन शाम ढलते ढलते सक्सेना सदन एक अजीब सी खामोशी में डूब गया। कुछ दिन पहले तक जहां हरिनारायण जी की धीमी आवाज़ सुनाई देती थी, वहां अब केवल सन्नाटा था। रिश्तेदार लौट चुके थे, आंगन में बिछी कुर्सियां समेटी जा रही थी और घर के लोग भी अपने अपने कमरों में चले गए थे। ऐसा लग रहा था मानो जीवन फिर अपनी सामान्य गति पकड़ने लगा हो। लेकिन सिया के भीतर सब कुछ बदल चुका था। वह बरामदे में बैठी थी, उसकी हथेली में वही पुरानी पीतल की चाबी थी। वह बार बार उसे पलट कर देखती, उस पर उकेरे गए धुंधले से अंक पढ़ने की कोशिश करती और हरिनारायण जी के अंतिम शब्द याद करती। इसका ताला इस घर में नहीं है, सही समय आने तक इसे किसी को मत देना। जितना वह सोचती, रहस्य उतना ही गहरा होता जाता। उसी समय मुख्य दरवाजे की घंटी बजी। शाम काफ़ी हो चुकी थी। इस समय किसी के आने की उम्मीद नहीं थी। सिया ने दरवाज़ा खोला तो सामने लगभग 80 वर्ष के एक बुजुर्ग खड़े थे। उन्होंने रेलवे की पुरानी वर्दी जैसी धूमिल खाकी जैकेट पहन रखी थी। सफ़ेद बाल, झुकी हुई कमर, हाथ में लकड़ी की छड़ी और चेहरे पर वर्षों का अनुभव साफ दिखाई देता था। उनकी आंखें थकी हुई थी, लेकिन उनमें एक अलग ही अपनापन झलक रहा था। उन्होंने कुछ क्षण सिया को ध्यान से देखा, फिर धीमे स्वर में पूछा, क्या तुम हरिनारायण बाबू की छोटी बहू हो? सिया ने सिर हिलाया। बूढ़े व्यक्ति ने अपनी जैकेट की अंदरूनी जेब से एक पुराना पीला पड़ चुका लिफाफा निकाला। उस पर लाल मोम की सील अब भी सुरक्षित थी। लिफाफे के ऊपर हरिनारायण जी की साफ और परिचित लिखावट में केवल एक पंक्ति लिखी थी। यह केवल सिया के हाथों में पहुंचे। सिया की धड़कन तेज हो गई। उसने आश्चर्य से पूछा, आप कौन हैं? बूढ़े व्यक्ति ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मेरा नाम मोहनलाल है। मैं उस स्टेशन का स्टेशन मास्टर था जहां तुम्हारे बाबूजी ने रेलवे की नौकरी का पहला दिन शुरू किया था। सिया कुछ समझ पाती उससे पहले ही उन्होंने आगे कहा, करीब 15 साल पहले तुम्हारे बाबूजी मुझसे मिलने आए थे। उन्होंने यह लिफाफा मुझे देकर कहा था, अगर मैं इस दुनिया में न रहूं और मेरी छोटी बहू तुम्हें मिले तभी यह पत्र उसे देना, इससे पहले कभी नहीं। मैंने उनसे पूछा भी नहीं कि इसमें क्या है, लेकिन उन्होंने मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहा था, समय आने पर वह खुद जान जाएगी। आज मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। यह कहकर उन्होंने कांपते हाथों से लिफाफा सिया को सौंप दिया। सिया कुछ और पूछना चाहती थी, लेकिन मोहनलाल ने सिर झुका लिया और धीमे धीमे बाहर की ओर चल पड़े। कुछ ही क्षणों में वे सड़क के मोड़ पर ओझल हो गए। सिया देर तक उन्हें जाते हुए देखती रही। उसके मन में प्रश्नों का सैलाब उमड़ रहा था। उसने जल्दी से अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया, कांपते हाथों से लिफाफे की मोम की सील तोड़ी। भीतर केवल एक छोटा सा कागज़ था। उस पर हरिनारायण जी की लिखावट में केवल एक वाक्य लिखा था, जहाँ मेरी पहली ड्यूटी शुरू हुई थी वहीं इस चाबी का ताला मिलेगा। बस, न कोई पता, न कोई नाम, न कोई और संकेत। सिया देर तक उस पंक्ति को देखती रही। उसके मन में सैकड़ों सवाल थे। पहली ड्यूटी कहाँ थी? किस ताले की बात हो रही थी? और इतने वर्षों तक यह रहस्य छिपाकर रखने की क्या वजह थी? उसी समय पीछे से आरव की आवाज़ आई। कौन आया था? सिया चौंक गई। उसने तुरंत वह पत्र अपनी डायरी के बीच रख दिया और सहज स्वर में बोली, एक पुराने परिचित थे।
बाबूजी के बारे में पूछने आए थे। आरव ने कुछ क्षण उसे गौर से देखा। शायद उसे महसूस हुआ कि सिया कुछ छिपा रही है, लेकिन वह बिना कुछ बोले वापस चला गया। उस रात सिया की आंखों में नींद नहीं थी। मेज पर रखी चाबी और पत्र जैसे उसे बार बार पुकार रहे थे। उसे महसूस हो रहा था कि हरिनारायण जी की कहानी उनके जाने के साथ समाप्त नहीं हुई, बल्कि अब वास्तव में शुरू होने वाली है। अगली सुबह सूरज उगने से पहले ही सिया जाग गई। उसने अलमारी से वह चाबी और पत्र निकाला, दोनों को सावधानी से अपने बैग में रखा और मन ही मन एक निर्णय ले लिया। यदि हरिनारायण जी ने अंतिम समय में उस पर विश्वास किया था, तो वह इस रहस्य को अंत तक जाए बिना नहीं रुकेगी। उसने किसी को कुछ नहीं बताया। घर में केवल इतना कहा कि उसे स्कूल के एक जरूरी प्रशिक्षण कार्यक्रम में बाहर जाना है। आरव ने बिना ध्यान दिए सिर हिला दिया। उसे लगा सिया रोज की तरह अपने काम पर जा रही है, लेकिन सिया का रास्ता आज स्कूल की ओर नहीं, बल्कि उस शहर की ओर था जहां वर्षों पहले हरिनारायण जी ने रेलवे में अपनी पहली नौकरी शुरू की थी। करीब 4 घंटे की यात्रा के बाद बस एक पुराने शहर के बाहरी हिस्से में रुकी। सिया जब स्टेशन पहुंची तो कुछ क्षणों के लिए ठिठक गई। सामने एक आधुनिक रेलवे स्टेशन खड़ा था। चमचमाते प्लेटफॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड, स्वचालित टिकट मशीनें और यात्रियों की भीड़ देखकर यह कल्पना करना मुश्किल था कि कभी यही स्थान दशकों पहले एक छोटा सा स्टेशन हुआ करता होगा। वह स्टेशन के हर कोने को ध्यान से देखने लगी। अचानक उसकी नज़र प्लेटफॉर्म नंबर 1 के बिल्कुल आखिरी छोर पर पड़ी। वहाँ नई इमारतों के बीच लाल ईंटों से बना एक छोटा सा पुराना भवन अब भी खड़ा था। उसकी दीवारों पर समय के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। लकड़ी की पुरानी खिड़कियाँ, जंग लगे लोहे के दरवाजे और ऊपर टंगा फीका पड़ चुका बोर्ड पुराना अभिलेख कक्ष मानो बीते हुए समय की अंतिम गवाही दे रहा था। सिया के कदम अनायास उसी ओर बढ़ गए। अंदर धूल से भरी लोहे की अलमारियां थीं। पुराने रजिस्टरों की एक गंध पूरे कमरे में फैली हुई थी। एक वृद्ध रिकॉर्ड कीपर लकड़ी की मेज पर बैठा हुआ पुराने दस्तावेज देख रहा था। सिया ने विनम्रता से पूछा, क्या आपके पास लगभग 40 साल पुराने कर्मचारियों का रिकॉर्ड मिल सकता है? मुझे हरिनारायण सक्सेना जी की पहली पोस्टिंग के बारे में जानकारी चाहिए। बुजुर्ग ने पहले आश्चर्य से उसकी ओर देखा, फिर नाम सुनते ही उसकी आंखों में पहचान की चमक उभरी। हरिनारायण सक्सेना? इतने ईमानदार अफसर को कौन भूल सकता है? उन्होंने धीरे धीरे एक मोटा रजिस्टर निकाला। उसके पन्ने समय के साथ पीले पड़ चुके थे। कुछ मिनट तक पन्ने पलटने के बाद वे अचानक रुक गए। उन्होंने उंगली एक प्रविष्टि पर रखी और कहा, यही है पहली नियुक्ति, वर्ष 1986। सिया की धड़कन तेज हो गई। उसी समय उसकी नज़र सिया के हाथ में पकड़ी पुरानी पीतल की चाबी पर पड़ी। उन्होंने चश्मा ठीक किया, चाबी को ध्यान से देखा और अचानक उनके चेहरे का रंग बदल गया। यह चाबी तुम्हें कहाँ मिली? सिया ने घबराकर उत्तर दिया, मेरे बाबूजी ने अपनी आखिरी सांसों से पहले मुझे दी थी। बूढ़े कर्मचारी कुछ क्षण बिल्कुल चुप रहे, फिर बहुत धीमे स्वर में बोले, तो आखिर वह दिन आ ही गया। उन्होंने रजिस्टर बंद किया, मेज की दराज से एक मोटी चाबी निकाली और धीमे स्वर में कहा, मेरे साथ आइए। दोनों पुराने भवन के पिछले हिस्से की ओर आगे बढ़ गए। वहाँ एक संकरा गलियारा था, जिसके अंत में मोटे लोहे का एक दरवाज़ा दिखाई दे रहा था। दरवाजे के ऊपर धूल से ढका हुआ एक पुराना बोर्ड लगा था, रेलवे क्लॉक रूम, अभिलेख लॉकर, स्थायी रूप से बंद। दरवाज़ा खुला। अंदर वर्षों से बंद पड़े दर्जनों लोहे के लॉकर दिखाई दिए। बूढ़ा कर्मचारी एक एक नंबर देखते हुए आगे बढ़ा, फिर अचानक रुक गया। उसने कांपती उंगली से
एक पुराने लॉकर की ओर इशारा किया। सिया की सांस जैसे थम गई। उस लॉकर पर उकेरा हुआ नंबर बिल्कुल वही था जो हरिनारायण जी की दी हुई चाबी पर खुदा हुआ था, लेकिन असली रहस्य अभी भी उस बंद लोहे के दरवाजे के पीछे उनका इंतजार कर रहा था। पुराने रेलवे रिकॉर्ड रूम की उस संकरी गलियारे में एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। लोहे की मोटी दीवारों के बीच वर्षों में बंद पड़े लॉकर मानो समय के प्रहरी बनकर खड़े थे। सिया के हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। उसने अपनी मुट्ठी खोली। वही पुरानी पीतल की चाबी उसकी हथेली में रखी थी जिसे हरिनारायण जी अपनी आखिरी सांसों से पहले उसे सौंपा था। दूसरी ओर आरव भी किसी तरह इस जगह तक पहुंच चुका था। जब उसे पता चला कि सिया किसी पुराने रेलवे स्टेशन में एक रहस्यमयी लॉकर खोलने आई है, तो वह अपने लालच और उत्सुकता को रोक नहीं पाया था। करण भी उसके साथ था। तीनों की निगाहें अब उस जंग लगे लोहे के लॉकर पर टिक गई थी जिसके ऊपर वही नंबर उकेरा था जो चाबी पर बना हुआ था। वर्षों से बंद पड़े उस ताले में जैसे ही चाबी डाली गई, हल्की सी धातु की आवाज़ गूंज उठी। सिया ने धीरे धीरे उसे घुमाया। पहले तो ताला जाम होने के कारण अटका, फिर एक भारी सी टक की आवाज़ हुई और दशकों से बंद पड़ा वह लॉकर खुल गया। उस क्षण सबकी सांसें जैसे थम गई। आरव की आंखों में लालच साफ दिखाई दे रहा था। उसे पूरा विश्वास था कि अब उसके सामने सोने की ईंट, नकदी से भरे बंडल, पुराने जमाने के दुर्लभ सिक्के या हीरे जवाहरात आने वाले हैं। उनके मन में करोड़ों की संपत्ति के सपने एक साथ लौट रहे थे। लेकिन जैसे ही लॉकर का दरवाज़ा पूरी तरह खुला, उसके चेहरे के भाव अचानक बदल गए। अंदर न कोई तिजोरी थी, न कोई सोने का संदूक और न ही धन दौलत का कोई निशान। वहाँ केवल 5 साधारण सी वस्तुएं बेहद सलीके से रखी हुई थी। एक पुरानी चमड़े की जिल्द वाली डायरी, समय के साथ पीले पड़ चुके कुछ बंद लिफाफों में रखी चिट्ठियाँ, एक पुराना फाउंटेन पेन, सफ़ेद कपड़े की छोटी सी थैली और एक छोटी सी वीडियो पेन ड्राइव। बस यही सब। कुछ पल के लिए वहाँ सन्नाटा छा गया। ऐसा सन्नाटा जिसमें केवल लोगों की टूटी हुई उम्मीदों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। आरव ने गुस्से में डायरी उठाई, फिर उसे वापस पटक दिया। उसने कपड़े की थैली खोली, लेकिन उसमें भी केवल कुछ पुराने पहचान पत्र और कागज़ थे। उसका चेहरा तमतमा उठा। वह जोर से चिल्लाया, बस इतने सालों से इस कबाड़ को छिपा कर रखा था। यही था उनका महान रहस्य। पूरी जिंदगी कुछ कमाया नहीं और मरने के बाद भी हमें यही पुरानी डायरी और कागज़ थमा गए। उसकी आवाज़ पूरे रिकॉर्ड रूम में गूंज उठी। करण भी स्तब्ध था। वह समझ नहीं पा रहा था कि जिस चाबी के लिए इतना बड़ा रहस्य रचा गया, उसके पीछे केवल ये साधारण सी चीज़ें कैसे हो सकती हैं। लेकिन सिया का ध्यान उन वस्तुओं पर नहीं, बल्कि उनके पीछे छिपे अर्थ पर था। उसने बहुत सावधानी से डायरी उठाई। उसके पन्नों से वर्षों पुरानी स्याही की हल्की सी महक आ रही थी। उसने फिर पेन ड्राइव को हाथ में लिया। उसके ऊपर सफ़ेद मार्कर से केवल एक शब्द लिखा था, सत्य। सिया के मन में एक अनजाना कंपन दौड़ गया। उसे लगा बाबूजी की असली विरासत अभी खुलनी बाकी है। रिकॉर्ड रूम के भीतर रखे पुराने कंप्यूटर को बड़ी मुश्किल से चालू किया गया। स्टेशन के कर्मचारी ने पेन ड्राइव लगाई। कुछ क्षणों तक स्क्रीन काली रही, फिर धीरे धीरे एक वीडियो चलने लगा। स्क्रीन पर हरिनारायण जी दिखाई दिए। शायद यह वीडियो उन्होंने कई वर्ष पहले रिकॉर्ड किया था। उनके बाल उस समय पूरी तरह सफ़ेद नहीं हुए थे, लेकिन चेहरे की वही शांति और आंखों की वही सच्चाई साफ दिखाई दे रही थी। कुछ क्षण के बिना बोले कैमरे की ओर देखते रहे। फिर हल्की मुस्कान के साथ उन्होंने कहना शुरू किया, अगर यह वीडियो चल रहा है तो इसका मतलब है कि मेरी सबसे बड़ी परीक्षा पूरी हो गई। और अगर यह लॉकर खुला है तो समझो वह चाबी उसी इंसान के हाथों तक पहुंची जिस पर मुझे सबसे अधिक विश्वास था। कमरे में खड़े सभी लोग सांस रोके उनकी बातें सुन रहे थे। उन्होंने आगे कहा, मैं यह चाबी
उस व्यक्ति को देना चाहता था जो रिश्तों को धन से ऊपर रखे, जो सेवा को सौदा न समझे, जो किसी इंसान का सम्मान उसके बैंक खाते से नहीं उसके चरित्र से करे। अगर यह चाबी लालच के हाथ लगती तो ये लॉकर कभी नहीं खुलना चाहिए था। इसलिए मैंने इसका रास्ता इतना कठिन बनाया कि केवल विश्वास ही यहाँ तक पहुँच सके। आरव के चेहरे का रंग धीरे धीरे बदलने लगा। हरिनारायण जी ने मेज पर रखी डायरी की ओर इशारा करते हुए कहा, अब इस डायरी को खोलो, यही मेरी असली संपत्ति है। सिया ने कांपते हाथों से डायरी खोली। पहले ही पन्ने पर लिखा था, जिस दिन पहली तनख्वाह मिली उसी दिन मैंने तय किया कि मेरी कमाई का एक हिस्सा हमेशा उस बच्चे का होगा जिसके सपनों की राह गरीबी रोक रही है। सिया ने पन्ने पलटने शुरू किए। हर पन्ने पर एक नाम था। किसी के आगे लिखा था स्कूल की फीस, किसी के आगे कॉलेज की छात्रवृत्ति, किसी के आगे माँ के इलाज का खर्च, किसी के आगे इंजीनियरिंग प्रवेश शुल्क, किसी के आगे IAS की तैयारी। सैकड़ों नाम, सैकड़ों तारीखें, सैकड़ों हस्ताक्षर। हर पन्ना इस बात की गवाही दे रहा था कि हरिनारायण जी ने अपनी पूरी नौकरी के दौरान अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा उन बच्चों की शिक्षा पर खर्च किया जिनके पास पढ़ने का सपना तो था लेकिन साधन नहीं थे। वीडियो में उनकी आवाज़ फिर सुनाई दी। मैंने कभी किसी को नहीं बताया, क्योंकि उपकार का ढिंढोरा पीट दिया जाए तो वह उपकार नहीं प्रदर्शन बन जाता है। मैं चाहता था कि जिन बच्चों को मदद मिले वे किसी एहसान के बोझ तले नहीं बल्कि अपने आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़े। इसके बाद स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें आने लगी। कहीं हरिनारायण जी किसी छोटे बच्चे को किताब दे रहे थे, कहीं किसी छात्र का एडमिशन फॉर्म भरवा रहे थे, कहीं किसी अनाथ बच्ची के हाथ में स्कूल बैग रख रहे थे। फिर तस्वीरों की जगह कुछ छोटे छोटे वीडियो चलने लगे। उनमें अब बड़े हो चुके लोग कह रहे थे, अगर हरिनारायण अंकल ना होते तो मैं डॉक्टर नहीं बन पाता। उन्होंने मेरी इंजीनियरिंग की पूरी फीस भरी थी। मेरे पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने मुझे पढ़ाई छोड़ने नहीं दी। आज मैं जिला न्यायाधीश हूँ, लेकिन मेरी पहली किताब हरिनारायण जी ने खरीदी थी। मैं भारतीय सेना में अधिकारी हूँ। मेरे सपनों की पहली सीढ़ी उन्होंने बनाई थी। कमरे में सन्नाटा था। किसी की आंखें नम थी, किसी का सिर झुका हुआ था। आरव अब स्क्रीन की ओर नहीं देख पा रहा था। जिस पिता को वह जीवन भर असफल समझता रहा, उन्होंने चुपचाप सैकड़ों जिंदगियों का भविष्य बना दिया था। और उसी क्षण उसे पहली बार एहसास हुआ, हरिनारायण जी ने अपने पीछे करोड़ों रुपए की संपत्ति नहीं छोड़ी थी, उन्होंने करोड़ों रुपए से भी अधिक मूल्यवान इंसान छोड़ दिए थे। वीडियो समाप्त होते ही कमरे में ऐसा सन्नाटा छा गया मानो स्वयं कुछ क्षणों के लिए ठहर गया हो। किसी के पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। अभी कुछ देर पहले तक जिस लोकर को सब लोग सोने, हीरो और करोड़ों की दौलत से भरा हुआ मान रहे थे, उसी लोकर के सामने अब सबकी आंखें झुकी हुई थी। आरव के हाथ अनायास उस छोटी सी कपड़े की थैली की ओर बढ़े जिसे उसने कुछ देर पहले बेकार समझकर एक ओर रख दिया था। उसे अभी भी कहीं न कहीं यह उम्मीद थी कि शायद उसके भीतर कोई गुप्त खाने में सोने के सिक्के, बैंक बॉन्ड या कीमती दस्तावेज छुपे होंगे। उसने धीरे धीरे थैली की गांठ खोली, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर फैली उम्मीद फिर टूट गई। थैली में न सोना था, न चांदी, न नकदी और न ही कोई बहुमूल्य वस्तु। उसके भीतर केवल दर्जनों पुराने लिफाफे बहुत करीने से रखे हुए थे। हर लिफाफे पर अलग अलग हस्तलिपि में एक ही नाम लिखा था, हरिनारायण सर के लिए। सिया ने कांपते हाथों से पहला पत्र खोला। पीले पड़ चुके उस कागज पर स्याही हल्की पड़ चुकी थी, लेकिन शब्द अब भी जीवित थे। उसमें लिखा था, आदरणीय हरिनारायण सर, आज मैं सरकारी अस्पताल में डॉक्टर बनकर अपनी पहली ड्यूटी पर जा रहा हूँ। लोग मेरी सफलता का श्रेय मेरी मेहनत को देंगे, लेकिन सच यह है कि अगर आपने मेरी मेडिकल कॉलेज की फीस ना भरी होती तो शायद मैं आज भी किसी ढाबे पर बर्तन धो रहा होता। मेरे माता पिता आपके उपकार का बदला कभी नहीं चुका सकते। सिया की आंखें नम हो गई। उसने दूसरा पत्र खोला। उसमें लिखा था, सर, आज मैंने भारतीय प्रशासनिक सेवा की शपथ ली थी। जब पूरे गांव ने कहा था
कि गरीब का बेटा IAS बनने के सपना नहीं देख सकता। तब आपने कहा था सपनों की कोई जाति और हैसियत नहीं होती। अगर उस दिन आपने मेरी कोचिंग और किताबों का खर्च ना उठाया होता तो शायद मैं खेतों में मजदूरी कर रहा होता। एक एक करके पत्र खुलने लगे। किसी पत्र में एक वैज्ञानिक ने लिखा था कि उसकी पहली विज्ञान प्रयोगशाला की फीस हरि नारायण जी ने भरी थी। किसी सैनिक ने लिखा था कि सेना की भर्ती की तैयारी के दौरान जब उसके पास जूते खरीदने तक के पैसे नहीं थे तब हरि नारायण जी ने बिना अपना नाम बताए उनकी मदद की थी। एक शिक्षिका ने लिखा, सर आपने कहा था कि शिक्षा केवल नौकरी नहीं देती बल्कि इंसान को सम्मान से जीना सिखाती है। आज मैं उसी स्कूल में पढ़ा रही हूँ जहाँ कभी फीस न भर पाने के कारण मुझे निकाल दिया गया था। एक इंजीनियर, एक प्रोफेसर, एक नर्स, एक न्यायाधीश, एक वन अधिकारी, हर पत्र एक नई कहानी था। हर कहानी में एक ही व्यक्ति था, हरि नारायण जी, जो बिना किसी पहचान, बिना किसी प्रचार और बिना किसी उपेक्षा के किसी न किसी बच्चे के सपनों का सहारा बन गए थे। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति स्तब्ध था। आरव एक एक पत्र पढ़ता जा रहा था और हर पत्र उसके भीतर वर्षों से जमा अहंकार की एक परत तोड़ता जा रहा था। उसके सामने पहली बार यह सच खड़ा था कि उसके पिता ने करोड़ों रुपए जमा नहीं किए, क्योंकि उन्होंने अपनी कमाई को तिजोरी में नहीं बल्कि इंसानों के भविष्य में निवेश किया था। सिया ने थैली के सबसे नीचे रखा आखिरी लिफाफा निकाला। उसमें कोई पत्र नहीं बल्कि एक समूह चित्र था। लगभग 50 बच्चे हरि नारायण जी के चारों ओर खड़े मुस्कुरा रहे थे। तस्वीर के पीछे उनके अपने हाथों से लिखा था, धन कभी किसी का भविष्य नहीं बदलता, सही समय पर दिया गया विश्वास बदल देता है। उस एक वाक्य ने जैसे पूरी कहानी का अर्थ बदल दिया। सिया ने डायरी के अंतिम कुछ पन्ने पलटे। पहले के पन्नों की तरह वहाँ खर्चों का हिसाब या बच्चों के नाम नहीं थे। अंतिम पृष्ठ पर हरि नारायण जी की लिखावट पहले से अधिक धीमी और कांपती हुई दिखाई दे रही थी। ऐसा लगता था मानो यह उन्होंने अपने जीवन के आखिरी दिनों में लिखा हो। सिया ने धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। अगर तुम यह पन्ना पढ़ रहे हो तो इसका अर्थ है कि मैं अब इस संसार में नहीं हूँ। अगर मेरी छोटी बहू सिया इस डायरी तक पहुँची है तो मेरा विश्वास सही निकला। मैंने जीवन में धन कमाने की कोशिश नहीं की, मैंने अवसर कमाने की कोशिश की। मुझे हमेशा लगा कि किसी बच्चे को पढ़ा देना किसी भूखे को भोजन कराने से भी बड़ा दान है, क्योंकि भोजन एक दिन का पेट भरता है लेकिन शिक्षा पूरी जिंदगी का सम्मान देती है। कुछ क्षण रुककर सिया ने आगे पढ़ा, मेरी असली संपत्ति न यह घर है, न मेरी पेंशन, न ये चाबी और ना ही ये लोकर। मेरी असली विरासत भी बच्चे हैं जिन्होंने परिस्थितियों से लड़कर अपना जीवन बनाया। यदि मेरी छोटी बहू चाहे तो इस काम को यहीं समाप्त मत होने देना। इन शब्दों के नीचे एक फाइल का उल्लेख था। सिया ने लोकर में रखे दस्तावेजों का बंडल खोला। उसमें सरकारी मोहर लगी हुई एक पंजीकरण प्रति थी। उस पर लिखा था, हरि नारायण शिक्षा एवं स्वाभिमान ट्रस्ट। ट्रस्ट कई वर्ष पहले ही विधिवत पंजीकृत कराया जा चुका था। उसके उद्देश्य स्पष्ट लिखे थे, आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों की शिक्षा, अनाथ और मेधावी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सहायता, पुस्तकालय और अध्ययन केंद्र की स्थापना। सिया की नज़र नीचे गई। संस्थापक हरि नारायण सक्सेना और उसके ठीक नीचे लिखा था, आजीवन संरक्षण। संस्थापक के पश्चात सिया सक्सेना। यह पढ़ते ही सिया की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसे याद आया कि हरि नारायण जी ने अंतिम क्षणों में क्यों कहा था, सही समय आने तक इसे किसी को मत देना। वह चाबी किसी तिजोरी का रास्ता नहीं खोलती थी, वह एक जिम्मेदारी का द्वार खोलती थी। उसी फाइल में एक अंतिम हस्तलिखित संदेश भी रखा था, सिया, अगर कभी यह काम कठिन लगे तो उन बच्चों की आंखों में देखना जिन्हें शिक्षा की जरूरत है। वहीं तुम्हें मेरा साथ महसूस होगा। मैं धन नहीं छोड़ सका, लेकिन अगर यह ट्रस्ट चलता रहा तो मेरी सांसें उन बच्चों के सपनों में हमेशा जीवित रहेंगी। सिया ने डायरी को अपने हृदय से लगा लिया। उस क्षण उसे महसूस हुआ कि हरि नारायण जी ने उसे कोई विरासत नहीं सौंपी थी। उन्होंने
उसे एक अधूरा सपना पूरा करने का विश्वास सौंपा था। हरिनारायण शिक्षा एवं स्वाभिमान ट्रस्ट की स्थापना की घोषणा के कुछ ही सप्ताह बाद शहर के एक बड़े सभागार में एक विशेष स्मृति समारोह आयोजित किया गया। यह कोई भव्य सम्मान समारोह नहीं था, न ही किसी राजनीतिक मंच की तरह चमक दमक से भरा हुआ आयोजन। मंच पर केवल हरिनारायण जी की मुस्कुराती हुई एक साधारण सी तस्वीर थी। उसके सामने जलता हुआ एक दीपक और सफ़ेद फूलों की एक माला। लेकिन उस दिन जो लोग वहाँ आए थे वही इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण थे कि किसी इंसान की असली पहचान उसके बैंक खाते से नहीं बल्कि उन जिंदगियों से होती है जिन्हें उसने छुआ हो। सभागार की हर कुर्सी भरी हुई थी। कोई दिल्ली से आया था, कोई मुंबई से, कोई सीमा पर तैनात रहने के बाद भी छुट्टी लेकर पहुंचा था, तो कोई विदेश में वर्षों तक शोध करने के बाद सीधे इसी कार्यक्रम में शामिल होने आया था। आश्चर्य की बात यह थी कि उनमें से अधिकांश एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। उन्हें जोड़ने वाला केवल एक नाम था, हरिनारायण सक्सेना। कार्यक्रम की शुरुआत हुई तो मंच संचालक ने कहा, आज हम किसी उद्योगपति, नेता या बड़े दानदाता को याद करने के लिए एकत्रित नहीं हुए हैं। आज हम उस व्यक्ति को नमन करने आए हैं जिसने कभी अपने किए हुए उपकार का प्रचार नहीं किया, लेकिन चुपचाप सैकड़ों बच्चों के भविष्य में प्रकाश जला दिया। इसके बाद एक एक करके लोग मंच पर आने लगे। सबसे पहले एक प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ आए। उनकी आंखें भर आई थी। उन्होंने माइक्रोफोन संभालते हुए कहा, मैं डॉक्टर इसलिए नहीं बना क्योंकि मैं बहुत प्रतिभाशाली था। मैं डॉक्टर इसलिए बन पाया क्योंकि जब मेरे पिताजी की मृत्यु के बाद मेरी पढ़ाई छूटने वाली थी, तब हरिनारायण सर ने बिना अपना नाम बताए मेरी पूरी मेडिकल शिक्षा का खर्च उठाया था। उन्होंने केवल एक शर्त रखी थी, जब तुम सक्षम हो जाओ किसी और बच्चे का हाथ पकड़ लेना। उनके बाद एक महिला आईएएस अधिकारी मंच पर पहुंची। उन्होंने कहा, आज लोग मुझे मेरे पद से पहचानते हैं, लेकिन कभी मेरे पास प्रतियोगी परीक्षा का फॉर्म भरने तक के पैसे नहीं थे। उस दिन एक बुजुर्ग ने मेरी फीस जमा कर दी थी। वर्षों बाद मुझे पता चला कि वे हरिनारायण सर थे। अगर वे ना होते तो शायद मैं आज भी किसी छोटे से गांव में मजदूरी कर रही होती। फिर एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थानों में सम्मान से लिया जाता था। उन्होंने मंच पर खड़े होकर कहा, मेरी पहली प्रयोगशाला की फीस, मेरी पहली किताब, मेरा पहला विज्ञान मॉडल सब किसी अनजान शुभचिंतक ने दिलवाया था। आज मैं दुनिया को बता सकता हूँ कि वह शुभचिंतक हरिनारायण सर थे। इसके बाद सेना की वर्दी पहने एक अधिकारी मंच पर पहुंचे। उन्होंने सलामी दी और भर्राई हुई आवाज़ में कहा, मेरी माँ के पास मुझे सेना की भर्ती तक भेजने के पैसे नहीं थे। सर ने टिकट खरीद कर मेरे हाथ में दिया और कहा था, देश की सेवा करना, यही लौटाना। आज मैं जो भी हूँ उनकी वजह से हूँ। ऐसे ही एक एक करके शिक्षक, न्यायाधीश, इंजीनियर, प्रोफेसर, नर्स, सामाजिक कार्यकर्ता और अनेक सफल लोग मंच पर आते गए। हर किसी की कहानी अलग थी, लेकिन हर कहानी का नायक एक ही व्यक्ति था, हरिनारायण जी। किसी ने उन्हें देवदूत कहा, किसी ने गुरु, किसी ने पिता और किसी ने जीवनदाता। पूरे सभागार में बैठे लोग बार बार आंसू पोंछ रहे थे। सभागार की अंतिम पंक्ति में बैठा आरव पूरे समय सिर झुकाए सब कुछ सुनता रहा। हर नई कहानी उसके भीतर वर्षों से जमी कठोरता को तोड़ती जा रही थी। उसे अपने ही शब्द याद आने लगे। ईमानदारी से क्या मिला? उसे याद आया कि कैसे उसने अपने पिता का मजाक उड़ाया था, उनकी चाबी को बेकार कहा था, उनके जीवन को
असफल बताया था, आज उसी पिता के लिए सैकड़ों सफल लोग खड़े होकर रो रहे थे। उसकी आंखों के सामने जैसे पूरी जिंदगी चलचित्र की तरह घूमने लगी। पिता का शांत चेहरा, उनका मौन, उनका अपमान, उनकी अंतिम मुस्कान और अपनी ही कठोर आवाज़। अब वह स्वयं को संभाल नहीं पाया। वह अचानक अपनी सीट से उठा, मंच तक गया और हरिनारायण जी की तस्वीर के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने कांपते हुए हाथों से तस्वीर को छुआ और टूटती हुई आवाज़ में कहा, बाबूजी, मैं पूरी जिंदगी आपको हारने वाला इंसान समझता रहा। मुझे लगता था कि आपने हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा, लेकिन आज समझ आया कि आपने घर नहीं बनाए, आपने इंसान बनाए। आपने संपत्ति नहीं छोड़ी, आपने भविष्य छोड़ा। माफ़ कर दीजिए बाबूजी, मैं आपकी सबसे बड़ी दौलत को कभी पहचान ही नहीं पाया। उस क्षण सभागार में बैठे अनेक लोगों की आंखें नम थी। सिया दूर खड़ी यह सब देख रही थी। उसने पहली बार महसूस किया कि हरिनारायण जी का सबसे कठिन सपना आज पूरा हुआ है। उन्होंने केवल अनाथ बच्चों को भविष्य नहीं बदला था, उन्होंने अपने ही बेटे के भीतर सोई हुई इंसानियत को भी जगा दिया था। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। कुछ ही वर्षों में हरिनारायण शिक्षा एवं स्वाभिमान ट्रस्ट केवल एक संस्था नहीं रहा, बल्कि हजारों जरूरतमंद बच्चों की उम्मीद बन गया। हर वर्ष दर्जनों मेधावी छात्र छात्राओं की फीस भरी जाती, उन्हें किताबें, छात्रवृत्तियाँ और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सहायता दी जाती। जिन बच्चों के सपने आर्थिक अभाव के कारण टूटने वाले होते, ट्रस्ट उनके लिए नई शुरुआत बन जाता। धीरे धीरे इस अभियान से वे सभी लोग भी जुड़ गए जिनकी ज़िंदगी कभी हरिनारायण जी ने बदली थी। कोई हर महीने छात्रवृत्ति देता, कोई पुस्तकालय बनवाता, कोई बच्चों को निःशुल्क पढ़ाता। सेवा का वह छोटा सा बीज अब एक विशाल वटवृक्ष बन चुका था। ट्रस्ट के नए कार्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार पर एक विशेष कांच का फ्रेम लगाया गया। उसके भीतर बड़ी सावधानी से वही पुरानी पीतल की चाबी रखी गई थी। समय की मार से उसका रंग अब भी फीका था। किनारों पर जंग के हल्के निशान अब भी मौजूद थे, लेकिन अब वह किसी रहस्य का प्रतीक नहीं, बल्कि एक विचार का प्रतीक बन चुकी थी। जो भी व्यक्ति ट्रस्ट में प्रवेश करता, सबसे पहले उसी चाबी को देखता। उसके नीचे पीतल की एक छोटी सी पट्टिका लगी थी, जिस पर हरिनारायण जी के जीवन का सार केवल एक पंक्ति में लिखा था। यह चाबी किसी ताले की नहीं, इंसान के विवेक की थी। जिसने लालच का दरवाज़ा बंद किया, उसी के लिए सेवा का द्वार खुल गया। हर सुबह सिया कार्यालय में प्रवेश करने से पहले उस कांच के फ्रेम के सामने कुछ क्षण रुकती। वह चाबी को हाथ जोड़कर प्रणाम करती और फिर मुस्कुराकर उन बच्चों की ओर बढ़ जाती जिनकी आंखों में अब नए सपने जन्म ले रहे थे। उसे हर दिन ऐसा लगता मानो हरिनारायण जी कहीं दूर नहीं गए। वे हर उस बच्चे की मुस्कान में जीवित हैं जो पहली बार किताब हाथ में लेकर अपने भविष्य की ओर कदम बढ़ा रहा है। और शायद यही किसी भी इंसान की सबसे बड़ी विरासत होती है। वह धन नहीं जो मृत्यु के बाद बांट दिया जाए, बल्कि वह अच्छाई जो पीढ़ियों तक बांटी जाती रहे। धन्यवाद।